जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी साइंस बुक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 63 पेज तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 63 के बाद यानी 64वें पेज से अध्ययन करेंगे और 64वें पेज से लेकर टोटल 1 घंटे में जितने पेज को कवर किया जा सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पेज को अध्ययन करेंगे। यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा जो 2017 में हुआ था उससे है, ग्रुप डी से संबंधित है। ग्रुप डी में जो प्रश्न आए थे एएलपी सीबीटी 1 2018 में हुआ था, तो उन सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम का प्रश्न है। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न लिया गया है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए ग्रुप डी 2018 में जो हुआ था एग्ज़ाम, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसलिए आप आराम से देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगी। ये सारे साइंस प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को देखिए और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। एक सारे प्रश्न को आपको याद करते जाना है क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? यह है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से किया जाता है? 1963 से, याद रखिएगा। एक है आयुषियन, ये संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। अगला प्रश्न है, कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक होते हैं? तो इसका आंसर होगा मिथाइल मरकरी। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक होते हैं? तो इसका आंसर होगा मिथाइल मरकरी। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना यह है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवेशी निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट एडवर्ड्स। नेक्स्ट है, पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है इको डिक्शन डे। कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बाह्य त्वचा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो इसका आंसर होगा 7.4 और ये क्षारीय होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। और प्रथम पीढ़ी में क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब था। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? आंसर होगा चौथा। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा कंपाइलर।
UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP यानी SAP किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है टेलेक्स। हेनरी बैक्यूरेल किसकी खोज से संबंधित हैं? तो रेडियोधर्मिता से संबंधित हैं हेनरी बैक्यूरेल। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके नाम को क्या कहा गया? तो उसका सही जवाब होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है द्रव। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? इसका सही जवाब होगा नाक। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो इसका सही जवाब होगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? Ctrl+Shift+Z रीडू। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी। ये 2016 के करंट अफेयर्स हैं। वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है और इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है। स्वतः जोताई वाली मिट्टी काली ही मिट्टी होती है। यह प्रायः महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन से संबंधित है और इसकी खोज किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस और भारी मात्रा में इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। जैसे आप कहीं बाज़ार से चूना लाते हैं उसे पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है क्रमांकुंचन गति। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु
के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है और इसका एस संकेत होता है SI। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। आंसर होगा सतत विकास के अध्ययन स्थल। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजी प्रयुक्त होती है? तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V को दबाया जाता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और इसका यौगिक होता है O3 संकेत। अब है अगला प्रश्न, ये 19 जनवरी 2017 NTPC में पूछा गया सारे साइंस के प्रश्न हैं। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा घुलनशील ऑक्सीजन। किसी गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है जीनॉन। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बैम्ब्रल के मेलोमीज। अगला प्रश्न है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान स्थित है पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? स्तनपायी के उदाहरण हैं हाथी, भालू, गैंडे। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1024। एक टीबी में 1024 GB होते हैं। एक टीबी में 1024 GB होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? बिट का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट। अब पेज नंबर 65 यानी 65वें पेज का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोलिसिस। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम, और कभी पोटेशियम भी रहता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? तो इसका सही जवाब होगा कुकुरमुता। इसे कवक कहा जाता है। कुकुरमुता मशरूम। इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी P। यदि संवेग को P से डिनोट करेंगे तो इसका अर्थ हुआ m×v। अगला प्रश्न है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 15। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो इसका सही जवाब होगा थोरियम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई ओम है और इसे ओमेगा से निरूपित किया जाता है।
ओम का सूत्र होता है V बराबर IR, या इसलिए R बराबर होगा V/I। इसका एक अन्य मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण होगा। खाद्य पदार्थों में सुगंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब होगा पार्श्व विभोजोतक के कारण। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है बायोगैस संयंत्र में। और इसके अलावे CO2 भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-8-18-8। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसस्वेदी अभिग्राहक कहा जाता है। स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसस्वेदी अभिग्राहक कहा जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। जी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि कैपिटल G की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? कैवेंडिश होगा या आइजैक न्यूटन होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कैपिटल G का खोज कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा गैल्वेनाइजेशन। इसे ही हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है। और इसी में प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी नदी या तालाब को बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान डैश से कम होता है। इसका सही जवाब होगा 5.5 से कम होता है तब। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो इसका होगा 351 केल्विन। अगला प्रश्न है, यदि बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण है पार्श्वव्युत्क्रमण। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो यह अभिलंब से दूर तथा इसकी गति बढ़ जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 होती है। जब किसी संकुचित
असलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा में। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अमीबा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अमीबा द्विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों और अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग नाइट्रोजन का किया जाता है। यानी चिप्स के कुरकुरे में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका संकेत होता है N2, परमाणु संख्या 7 होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा। कौन सी एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा कस्क्यूटा। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में अंडप या कार्पेल मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं जड़त्व। यानी किसी वस्तु की वह गुण जो अपने प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है, यानी वह गति में है तो गति में ही रहना चाहती है या विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, ऐसी प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम। इसे इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। इसका सामान्य सूत्र यानी एल्केन समूह से संबंधित है और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर कार्बन की संख्या प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होती है, तो अगर कार्बन यहाँ 3 देंगे तो C3 और उसके बाद यहाँ तो H8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो N की संख्या अगर 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दीजिएगा 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर नहीं समझें तो फिर से समझ लीजिए। C3H8 कैसे हुआ? तो इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो प्रोप में इसको कार्बन की संख्या 3 होती है, तो इसलिए N का मान यहाँ 3 रखने पर तो C3 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। C3H8 प्रोपेन का होता है। अगर ब्यूटेन का पूछा जाएगा तो उसका 4 होता है तो C4H10 होगा, यानी उससे दोगुना कर देना है। जैसे पेंटेन का पूछा जाएगा तो C5H12 हो जाएगा। अगर मीथेन का पूछा जाएगा तो CH4 आपको मालूम ही है। तो CH4 कैसे हुआ था? तो N की मान प्रोप में 1 रखते हैं, CnH2n+2 तो यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 2 गुना कर देंगे और +2, 2 गुना 1 +2 4 तो CH4 हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के किस बाहरी सेल में हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न है रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है?
गति का पहला संबंध दर्शाता है वेग और समय के बीच। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पोल। अगला प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? वो होता है अग्र मस्तिष्क, और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, यानी Mg को O2 से अभिक्रिया किया जाएगा तो MgO बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 हो जाएगा, 2Mg + O2 2MgO। अगला प्रश्न है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया? तो इसका आंसर होगा गणना का आविष्कार किया गया, यानी गणना मतलब कैलकुलेटर। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु है ठोस विलयन का उदाहरण, यानी ठोस में ठोस का विलयन। अब है अगला पेज, यानी पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। चलिए 66 का पहला प्रश्न है, ये ALP CBT 1 एग्ज़ाम 10/8/2018 को सब 3rd शिफ्ट में हुआ था, तो उस पेपर का प्रश्न है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई है कूलॉम। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, ये N2O और H2O को उत्पन्न करता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय को दर्शाया जाता है। तो कैसे? तो देखिए, गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, और गति का दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। यहाँ आप u को हटा दीजिए और a को हटा दीजिए, और ये कांस्टेंट है, इसे भी हटा दिए, तो बचा कौन? t बचा और इधर s बचा, यानी स्थान मतलब s और t, तो समय और स्थान को दर्शाएगा। अगर पूछा जाएगा कि गति का प्रथम समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये भी जान लीजिए, v बराबर हो जाएगा u + at। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि प्रारंभिक वेग u को काट दीजिए और त्वरण को हटा दीजिए, तो बचा क्या? वेग बचा और समय बचा, तो यह वेग और समय को दर्शाएगा गति का प्रथम नियम। अब ये और प्रश्न इससे जान लीजिए, गति का तीसरा नियम किससे संबंध दर्शाता है? तो गति का तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तो अब यहाँ भी प्रारंभिक वेग u को हटा दीजिए और उसके बाद एक को त्वरण को भी हटा दीजिए, तो बचा s और v, यानी वेग और स्थिति को बताएगा संबंध, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लिए ये तीनों नियम। तो इसलिए गति के दूसरा समीकरण द्वारा समय और स्थान के बीच के संबंध दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है?
तो इसका सही जवाब होगा बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहलाता है? कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसे समझ लीजिए कि दो आवेश है Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी है R। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R² और एक नियतांक लगा दीजिए K। तो यही नियम है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी से यकृत से ही पित्त रस का स्रावन होता है और पित्त रस का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विभेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोलेनकाइमा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो इसका सही जवाब होगा आर्किमिडीज। कौन सी एक सतहीय घटना है? वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है और यह वाष्पीकरण अगर पूछा जाएगा किस ताप पर होता है तो वाष्पीकरण सभी ताप पर होते हैं और वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उतना ही अधिक होता है। इसीलिए हम छत पर या कहीं भी धूप में कपड़ा को सुखाते हैं तो उसे फैला देते हैं यानी क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिससे कि उसका वाष्पीकरण अधिक हो और कपड़ा जल्दी सूख जाए। अगला प्रश्न है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड एक क्षारीय यौगिक होता है क्योंकि हमारे अपच में पेट में HCl की मात्रा अधिक स्रावित हो जाती है और उसे न्यूट्रल करने के लिए क्षारीय यौगिक की आवश्यकता होती है तो उसे एंटासिड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप, ज्यों ही गति बढ़ता जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यानी काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv²। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, जब भी बढ़ेगा तो यानी वेग ही बढ़ेगा यानी गति ही बढ़ेगा। जितना गति बढ़ेगा उतना वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अगर पूछा जाएगा किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम जानते हैं कि Ke बराबर ½ mv² होता है यानी इसे दोगुना 2v कर देंगे तो 2v यानी 4v² हो जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 की अभिक्रिया जब HCl से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। यानी एक इसका फॉर्मूला होता है कि यानी किसी भी धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये याद रखना है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अभी तुरंत बताए थे, अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है यानी द्विखंडन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
बने उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ग्लूकोज बनते हैं यानी C6H12O6 का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है यानी H2O का निर्माण होता है और O2 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी अवतल दर्पण कैसा होगा? तो अंदर से धत्सा होगा यानी बाहरी से कलई किया होगा। ये हुआ अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। अगला प्रश्न है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो जलीय विलयन में बदलेगा, शुष्क में नहीं बदलेगा। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न है। टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो एल्युमिनियम है और जिंक है। ये दोनों याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन थे? तो मोस्ले थे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें अगला प्रश्न रहेगा कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और इससे एक प्रश्न और बनता है कि जब गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट को जोड़ दिया जाता है तो उससे एमीटर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमीटर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमीटर कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि निर्वात से होकर गुजर नहीं सकती है। यानी ध्वनि एक मैकेनिकल तरंग होती है, मैकेनिकल वेव, यानी इसे निर्वात के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन 12 के 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 मोल होते हैं। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसका सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है। इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं CaOCl × Cl।
अगला प्रश्न है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है, यानी HP। एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होते हैं? तो एक HP होते हैं 746 वाट के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम की करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप या कार्पेल कहा जाता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर, यानी F बराबर होता है ma। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अपचयन एजेंट के रूप में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अब है ALP CBT वर्ग एग्जाम 14/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथाइन है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो इसका यह गैस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं गर्भनाल या प्लासेंटा। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है, उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण है उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों को व्यास मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। जबकि पूछा जाएगा कि गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो उसे होता है स्पीड। तो स्पीड से स्पीडोमीटर, ओडोमीटर से दूरी। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है? तो ये नीली लौ उत्पन्न होती है। अब है पेज नंबर 67, 67वां पेज का अध्ययन करेंगे। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई होती है kg मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को kg से डिनोट करेंगे और वेग को मीटर प्रति सेकंड से। तो kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसे लिखते हैं kg मीटर सेकंड इन्वर्स। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है? हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? मोकलन के द्वारा। सॉरी। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 27.3। तो इसे निकालने के लिए क्या सा फॉर्मूला होता है? देखिए, कार्बन को परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होती है? 12 होती है। ऑक्सीजन को कितना होती है? 16 होती है। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो 32 और 12 तो हो जाएगा इसका 44। तो इस तरह से CO2 का द्रव्यमान संख्या 44 हो गया। और इसमें पूछ किसका रहा है? कार्बन का। तो कार्बन 12, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो 4 से भाग लेंगे, 4 तिया 12, 11, यानी 300 को 11 से भाग दीजिए। तो 11 तिया 13, 11 दूनी ऐसे 27.3 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को
किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये बात याद रखना है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ज्यों ही नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसका अर्थ है कि वो अम्ल है। तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 6। अब अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइटा में रखा गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन 0 होगा। कैसे? तो देखिए, विस्थापन के लिए क्या होता है? तो वह दूरी होता है न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही कहते हैं विस्थापन। तो मान चलिए कि इधर इधर जाते जाते यहाँ से घूमते घूमते फिर यहीं आ गए, तो इसका अर्थ है कि ये विस्थापन 0 होगा। एक बात और याद रखना है, तो दूरी कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन विस्थापन 0, ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अगर ब्यूटेन का पूछा जाएगा तो C4H10, पेंटेन का C5H12, मीथेन का CH4, ठीक है, और एथेन का C2H6। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला प्रश्न है, विषाणु से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये टेस्टिस विसरण, अभी आप नहीं भूलिएगा, एक बता देते हैं। विषण को कहते हैं टेस्टिस, और इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो विषाणु से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर होती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यानी मान चलिए कि यह KE बराबर हाफ mv², यानी गति फिक्स रहेगा। तो अगर जो इस वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यानी द्रव्यमान अगर फिक्स होगा तो जितना गति बढ़ेगा उतना गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। उसका नोबेल गैस का नाम क्या हो जाएगा? आर्गन। अगला प्रश्न कहाँ है? चलिए अगला प्रश्न, कौन सा अस्थायी उत्तक एक ही पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्क्लेन काइमा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पुंकेसर और स्त्री की केसर। पुंकेसर ये नर जननांग है, स्त्री केसर मादा जननांग है। ये दोनों नर और मादा मिलेगा तभी तो प्रजनन होगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है।
1 वाट क्या है? 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये कैसे होता है ये बात जान लीजिए। 1 वाट यानी P, तो शक्ति बराबर क्या होता है? वाट का SI मात्रक, किसका SI मात्रक? शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। तो यानी P बराबर W/T, तो यानी 1 P यानी 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मेंडलीव को जाता है। ये इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। बाद में इसका सुधार मोसले के द्वारा किया गया और वो परमाणु संख्या के आधार पर किए थे, जो अभी तक सक्सेसफुल है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये आवर्त सारणी है, यहाँ है मृदा तप, यहाँ छाड़ दिया मृदा तप, यहाँ बीच में हो जाएगा संक्रमण धातु और उसके बाद यहाँ हो जाएगा अधातु और लास्ट में यहाँ 18वें ग्रुप में हो जाएगा अकड़ीय तत्व। तो यहाँ धातु, यहाँ भी धातु, यहाँ बीच में ऐसे हो, जैसे तिरछा में यहाँ हो जाएगा बीच में उपधातु और इधर हो जाएगा अधातु, इधर धातु। बुझ गए? तो किधर रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। धातुओं को किस ओर रखा जाएगा? इधर रखा जाएगा, बाईं ओर। अगला प्रश्न है, किस परिपथ में विद्युत प्रवाह, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv²। आपको मालूम ही होगा, बहुत बार बोले। भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्यों? भार एक बल होता है। जैसे क्या होता है? भार यानी W, वेट बराबर होता है mg। ये क्या है? एक बल ही तो है, द्रव्यमान और त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। खून बहेगा यानी थक्का नहीं होगा, तो विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण खून थक्का नहीं जमता है, ज़्यादा बह जाता है तो लोग मर जाता है। अगला प्रश्न, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है, यानी कैल्शियम CaOH, चूने का पानी हुआ CaOH का होल ट्वाइस और उसमें मिला दीजिए CO2, तो ये बन जाएगा CaCO3, इसीलिए बन जाता है चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? वायु का होता है 1.003। आधात्मिक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। सोडियम से क्लोरीन यानी इधर से इधर आइएगा आवर्त सारणी में, तो इधर आधात्मिक गुण बढ़ता जाएगा। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर है 10⁻⁻9 मीटर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। त्वरण कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर V माइनस U/T। ठीक है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक लहर है, यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। चलिए अगला। सॉरी, खोखी फोंकी हो जाता है, ज़्यादा हम बोलते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश है, शून्य है। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चले फिर यहीं आ गए, विस्थापन हुआ ही नहीं। तो विस्थापन जब नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं। यानी जैसे कार्य का क्या होता है? W बराबर Fs। तो F तो बल तो लगा है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ है, इसीलिए कार्य शून्य हो जाएगा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के हो जाएगा। प्रोटीन पूछा जाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे जो रक्त में यानी
शरीर में खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो हिपैरिन के कारण, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिनस अम्ल। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है, ये पहले भी बता चुके हैं, Al2O3। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता होगा त्रिपरमाणुक। अंडाशय को कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिम्ब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अगला प्रश्न, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर सिराओं में पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है छेद कहा जाता है। खाने का नमक यानी NaCl किसे बना होता है? खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर कार्पसल। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो इसका सही जवाब होगा 20। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर होगा। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो ये तीसरा के जैसा दिखता है। डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं? तो जीन वाहक हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक विकास से संबंधित है। अब है पेज नंबर 68, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैराथन बनाने की कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए भाई जी, अगर बहन जी जो भी हैं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए। 1000 सब्सक्राइबर अभी भी नहीं पूरा है, 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए रहम कीजिए हम पर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। अरे देखते ही नहीं है, नहीं शेयर करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, तो मज़ा कैसे आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करना होगा तो कीजिए, नहीं करना होगा तो नहीं कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।